सोचिए, एक पूरा का पूरा समाज, उसकी सदियों पुरानी व्यवस्था रातों रात कैसे ढह सकती है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दशक पर नजर डालने वाले हैं जिसने ठीक यही कर दिखाया, फ्रांसीसी क्रांति। ये एक ऐसा दौर था जो उथल पुथल से भरा था, हिंसक था, और जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी ने हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार दिए, लेकिन साथ ही आतंक और तानाशाही का एक खौफनाक चेहरा भी दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस एक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर क्रांति से पहले के फ्रांस की पूरी कहानी कह देती है। सबसे नीचे ये जो झुका हुआ इंसान है, ये है विशाल दबे कुचले लोगों का समूह, जिसे कहते थे थर्ड एस्टेट। और वो सचमुच अपने कंधों पर पादरियों और अमीर जमींदारों के मजे और ऐशो आराम का बोझ उठाए हुए थे। बस यही वो गहरी खाई थी, वो नाइंसाफी थी जिसने क्रांति की आग को हवा दी। तो सवाल ये उठता है कि फ्रांस इस विस्फोटक मोड़ तक पहुंचा कैसे। आइए उन गहरी दरारों को समझते हैं जिन्होंने फ्रांस को एक ऐसे बारूद के ढेर में बदल दिया था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। क्रांति से पहले का फ्रांसीसी समाज समझिए एक ताश के पत्तों के घर जैसा था, जो 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बटा हुआ था, और ये बंटवारा ही हर समस्या की असली जड़ था। देखिए, ये पिरामिड हमें पूरी कहानी साफ साफ दिखाता है। सबसे ऊपर थे पहले 2 एस्टेट्स, यानी चर्च के पादरी और राजघरानों से जुड़े अमीर लोग। ये आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा थे, लेकिन देश की ज्यादातर जमीन और दौलत पर इन्हीं का कब्जा था। और सबसे नीचे था ये विशाल थर्ड एस्टेट, जिसमें फ्रांस का लगभग हर आम इंसान शामिल था। तो असल बात यह है कि पूरे देश का बोझ इसी तीसरे एस्टेट पर था। सोच कर देखिए, एक किसान है जो अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स में दे रहा है, जबकि उसके इलाके का अमीर जमींदार कोई टैक्स नहीं देता। इसमें किसान, मजदूर से लेकर व्यापारी और वकील तक सब शामिल थे। वो लगभग सारे टैक्स चुकाते थे, लेकिन बदले में उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी। और ये सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई नहीं थी, ये तो पेट की लड़ाई थी, जिंदा रहने की लड़ाई थी। फसलें खराब होने से रोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये उस हताशा को दिखाती है जो आम लोगों को, खासकर महिलाओं को, हर रोज झेलनी पड़ रही थी। अब उनका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। चलिए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जब ये उबलता हुआ गुस्सा आखिरकार एक खुले विद्रोह में फूट पड़ा। एक ऐसा पल जिसने फ्रांस के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। राजा ने और टैक्स बढ़ाने की कोशिश की। जवाब में तीसरे एस्टेट ने बगावत कर दी। उन्होंने खुद को फ्रांस की सच्ची आवाज यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब अफवाहें फैलीं कि राजा उन्हें कुचलने के लिए सेना भेजने वाला है, तो लोगों ने खुद हथियार उठाने का फैसला किया। और हथियार खोजने के लिए उन्होंने बैस्टील के किले पर धावा बोल दिया। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये राजा की तानाशाही और जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल थी। भले ही अंदर सिर्फ 7 कैदी थे, लेकिन इस किले का गिरना एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत थी। इसने दिखा दिया कि अब आम लोगों की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रांति शुरू हो चुकी थी। बैस्टील के गिरने के बाद क्रांति एक नए और उम्मीदों से भरे दौर में दाखिल हुई। अब एक ऐसे नए समाज की कल्पना करने का वक्त था जो आज़ादी और बराबरी के सिद्धांतों पर टिका हो। और इसी उम्मीद का सबसे बड़ा सबूत था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। इसका पहला ही वाक्य अपने आप में क्रांति था। इंसान आज़ाद पैदा होते हैं और अधिकारों में बराबर होते हैं। इस एक लाइन ने सदियों पुरानी उस सोच को नकार दिया कि कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से बेहतर होते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नई बराबरी सच में सबके लिए थी? जब कहा गया मनुष्य, तो क्या उसमें हर इंसान शामिल था? अफसोस, इसका जवाब था नहीं। और यहीं पर इस क्रांति का दोहरा चेहरा सामने आता है। पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा मिला, मतलब उन्हें वोट देने का हक था, लेकिन महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक मान लिया गया, जिन्हें राजनीति से पूरी तरह बाहर रखा गया। ओलंपे डी गूज जैसी हिम्मत वाली महिलाओं ने इस दोगलेपन का खुलकर विरोध किया और महिलाओं के लिए भी बराबरी की मांग की, लेकिन उनकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला। महिलाओं को कुछ जरूरी सामाजिक अधिकार जरूर मिले, जैसे लड़कियों के लिए स्कूल जाना जरूरी हो गया, तलाक का हक मिला और काम करने की आज़ादी भी मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने राजनीतिक हक की बात की, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। ये इस क्रांति के बड़े विरोधाभासों में से एक था।
और अब हम बात करते हैं क्रांति के सबसे काले और सबसे हिंसक दौर की। वो समय जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सपना एक खूनी दुस्वप्न में तब्दील हो गया। इसे आतंक का राज कहा जाता है। इसका सरगना था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, एक ऐसा जुनूनी क्रांतिकारी जिसे लगता था कि क्रांति को बचाने के लिए किसी को भी मारना जायज है। उसने और उसके जैकोबिन साथियों ने हर उस इंसान को क्रांति का दुश्मन कहना शुरू कर दिया जो उनसे सहमत नहीं था। जरा इस आंकड़े को देखिए, लगभग 30,000 लोग। सिर्फ 1 साल के अंदर इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये क्रांति के उन महान आदर्शों से एक बहुत बड़ा भटकाव था। ये सब मुमकिन हुआ संदिग्धों के कानून की वजह से। इस कानून के तहत किसी पर शक होना ही उसे गिलोटीन पर भेजने के लिए काफी था। अमीर हो, पादरी हो या कोई आम इंसान, कोई भी सुरक्षित नहीं था। और देखिए विडंबना कि आखिर में खुद रोबेस्पियरे भी उसी आतंक का शिकार बना जिसे उसने शुरू किया था। आतंक के राज के बाद फ्रांस में हर तरफ अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल था। इस खालीपन ने एक नए और बहुत महत्वाकांक्षी लीडर के लिए रास्ता बना दिया। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट, एक शानदार मिलिट्री जनरल, ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी फौजी जीतों के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1804 आते आते वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। कितनी अजीब बात है, जिस क्रांति की शुरुआत एक राजा को हटाने से हुई थी, उसका अंत एक उससे भी ज्यादा ताकतवर सम्राट के राज से हुआ। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्रांति पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने खूनी रास्ते और तानाशाही अंत के बावजूद फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत गहरी विरासत छोड़ गई। इसने राजशाही और जमींदारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसने कानून के सामने बराबरी का विचार स्थापित किया और दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए चल रहे आंदोलनों को एक नई प्रेरणा दी। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें हमारे कुछ सबसे महान आदर्श दिए, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि उन आदर्शों को पाने का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। क्या एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।